बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में जो पोइट्री वाला सेक्शन है, इसमें कुल मिला के 20 शॉर्ट पोएम्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं। आपकी जो दो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिनमें से एक को आप बुक 1 कहते हैं, एक को बुक 3 कहते हैं। इनमें से जो बुक 3 है, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में 3 शॉर्ट प्लेज़ हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और जो दूसरा हिस्सा है वो इन्हीं 20 पोएम्स पर मुश्तमिल है। और जो इंग्लिश पोइट्री होती है, इसको पढ़ने का कुछ एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी है। आपने मैट्रिक में भी कुछ पोएम्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी थी। अभी आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने जा रहे हैं, ये टोटल 20 पोएम्स हैं जी। अब आप चूँकि एक बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपका लेवल अबव हो गया है, तो अब आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो कुछ ज़्यादा होगा। यानी 3 शॉर्ट प्लेज़ हैं, ये 20 पोएम्स हैं। इसके अलावा जो बुक 1 है आपकी, उसके अंदर 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़नी है। तो काफ़ी कोर्स आपका जो मैट्रिक का कोर्स था उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है। इसको पढ़ेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। आपका जो शऊर है, जो आपका फ़हम है, वो पहले से बेहतर होगा, और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी हम ये करने जा रहे हैं कि जो पोएम्स वाला सेक्शन है, इसके ऊपर अभी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर ये जो पहला लेक्चर है, हम जो पहली पोएम है जिसका टाइटल है दी रेन, और इसको जो लिखने वाले हैं W.H. डेविस उनका नाम है। ये एक ऐसी पोएम है कि ये भी आप अपने 10th के कोर्स में एक मरतबा पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोबारा क्यों आपको पढ़ाई जा रही है, इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक अच्छी पोएम है। बिल्कुल मुख्तसर सी है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे तो ईज़िली इसको समझ जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी पोएम है कि हम इसको एक सिंबॉलिक पोएम कहते हैं, एक मेटाफोरिकल स्टाइल में इसको लिखा गया है। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो शायर लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन जब हम उसकी परतों को हटाना शुरू करते हैं, उसको अनफोल्ड करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बात जो है वो इतनी सादा है नहीं। असल में जो बात कहना चाह रहा है शायर, वो कुछ और है। उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उसको डायरेक्टली वो नहीं कह रहा। तो वो भी हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर आपको बड़ी सिंपल लगेगी, लेकिन इसके थीम्स के ऊपर, इसका जो मेन आइडिया है, उसके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें, इसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो मल्टीपल हैं। मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा तो हो सकता है कि मैं कोई और मफ़हूम निकालूँ। आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट अंदाज में पढ़ सकते हैं। एक तीसरा बंदा इस पोएम को पढ़ के और तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये एक ऐसी पोएम है जिसकी लेयर्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं, मल्टी लेयर्ड किस्म की ये पोएम है। तो इसको हम इंशाल्लाह अभी आपके सामने भी, चूँकि फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ रही हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके तो इसको मेरा ख्याल है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बज़ाहिर इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस पोएम के जो पोएट हैं, W.H. डेविस जिनका नाम था, आपको थोड़ा सा उनके बारे में भी बताता चलूँ। तो ये जो W.H. डेविस थे, ये यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप UK भी कहते हैं, उसका एक इलाका है वेल्स, उस इलाके में ये पैदा हुए थे। और इनके जो वालिद साहब थे वो एक आयरन मोल्डर थे, यानी लोहे का काम करते थे। ये जिस तरह लोहार वगैरह होते हैं, इस तरह का उनका पेशा था, मतलब मज़दूर आदमी थे। उनके घर में W.H. डेविस की पैदाइश हुई थी, और सिर्फ अभी इनकी उम्र 3 या 4 साल ही थी कि इनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। और उसके बाद इनकी जो वालिदा थी, उन्होंने कहीं और शादी कर ली थी, और इनको W.H. डेविस को इनके जो दादा अब्बू थे उन्होंने ही पाला था। और उनके मुआशी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, यानी इन्होंने बड़ी ही गुर्बत और पसमानदगी का जो माहौल था उसमें आँख खोली और उसी में परवरिश पाई। और इनका जो बचपन था, ज़्यादा जो तालीम है बेहतरीन किस्म की, वो तो ये हासिल नहीं कर सके। 14 साल की उम्र में ऐसे किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते रहे। 14 साल की उम्र में इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो 14 साल में जब इन्होंने स्कूल छोड़ा, उसके बाद ये जो पिक्चर फ्रेमर्स होते हैं, ये तस्वीर जो होती हैं उनकी जो फ्रेम्स बनाते हैं पेंटिंग्स वगैरह के, उनमें से किसी के साथ ये कुछ काम करते रहे कुछ अरसा, तो वहाँ से कुछ 4 पैसे मिल जाते थे, तो इनका गुज़र बसर होता रहता था। और इन्होंने कुछ साल बाद
कहीं से कुछ लोन का अरेंज किया। कुछ पैसे इन्होंने किसी से उधार लेके फिर अमेरिका का सफ़र किया था। यानी एक बहरी जहाज़ में बैठ के ये अमेरिका गए थे काम की तलाश में। यानी पैदा हुए थे वेल्स में और उसके बाद यानी तकरीबन 18-19 साल की उम्र में ये शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में और अमेरिका में ये गए थे काम की तलाश में। और ये जो लोग काम की तलाश में घूमते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको होबो कहा जाता है। ये आप ज़हन में रखना, फ़र्क एक होते हैं ट्रैम्प्स और एक होते हैं होबो। ये जो ट्रैम्प होते हैं ये ऐसे किरदारों को कहते हैं कि जो आवारागर्द किस्म के होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते और काम करने का इनका कोई इरादा भी नहीं होता। कभी कर भी लेते हैं, कभी नहीं भी करते, लेकिन इनका बाहर घूमने फिरने का जो मकसद होता है वो काम करना नहीं होता। बस ऐसे आवारागर्द किस्म के होते हैं, इनको ट्रैम्प्स कहते हैं। और जो होबोज़ होते हैं ये बाकायदा रोज़ी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ये जाते रहते हैं। तो ये जो विलियम डेविस थे, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो एक होबो के तौर पे गुजारा। यानी एक ऐसे शख्स के तौर पे जो अपनी रोज़ी की तलाश में, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। तो ये अमेरिका में आ गए रोज़गार की तलाश में, लेकिन उन दिनों में रोज़गार ढूँढना कोई इतना आसान काम नहीं होता था। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। ये अमेरिका में आ तो गए, लेकिन यहाँ पर भी इनको कोई बहुत ज़्यादा काम मिला नहीं। कभी मिल भी जाता था, कुछ दिनों के लिए वो काम कर लेते थे, कुछ 4 पैसे बन जाते थे, लेकिन बहुत अरसा वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर भी ये पैन हैंडलिंग करते रहे, मतलब भीख मांगते रहे, ऐसे लोगों के आगे हाथ फैला के कुछ पैसों का अरेंज करके ऐसे गुज़र बसर करते रहे। और उन दिनों में अमेरिका के अंदर बूडल जेल्स, ये आप टर्म याद रखना, ये ऐसी जेलों को कहते थे जिनके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी। और ख़ास तौर पे करप्शन की एक किस्म ये होती थी कि जो जेलों का अमला होता था, जो वहाँ पे वार्डन या सुपरिटेंडेंट वगैरह होते थे, वो क्या करते थे कि जेलों से बाहर सोसाइटी के अंदर जो बेरोज़गार लोग होते थे, उनमें से ख़ास तौर पे जो नौजवान लड़के होते थे, ऐसे लड़कों को वो जेलों के अंदर दाखिल कर लिया करते थे, उनकी एंट्री वो जेलों में डाल दिया करते थे। और वो जो लड़के होते थे वो भी बड़ी खुशी के साथ, बेरोज़गार होते थे, गुर्बत के मारे होते थे, वो भी खुशी के साथ जेलों में आ जाया करते थे। प्रॉपर वो कोई प्रिजनर नहीं होते थे, वो कोई कैदी या कोई क्रिमिनल नहीं होते थे। बस ऐसे ही वो जो जेल का अमला होता था उनके साथ वो मिली भगत करके जेलों में दाखिल हो जाया करते थे कि कम से कम चलो यहाँ पे उनको खाना तो मिलता रहेगा। ज़िंदगी से वो वैसे उकताए होते थे, तो यहाँ पे वो आ जाते थे एक पनाह की तलाश में, तो उनको वहाँ पे खाना मिलता रहता था, रहने के लिए छत मुयस्सर आ जाती थी। बस यही उनका मकसद होता था कि इस तरह करके उनका गुज़र बसर होता रहेगा। और वो जो जेलों के का जो अमला होता था वो फिर ऐसे लड़कों से जायज़ नाजायज़ वो अपने काम निकलवाया करते थे। तो ये भी उस ज़माने में एक करप्शन की किस्म थी जेलों के अंदर। तो ये जो WH डेविस थे, इनको भी जब तो कोई काम मिल जाता था वो कर लेते थे, लेकिन बाज़ औक़ात इतना बुरा इनके ऊपर वक्त आता था बेरोज़गारी की वजह से कि ये भी फिर इसी तरह किसी मतलब पुलिस वाले के साथ, किसी जेल के वार्डन वगैरह के साथ मिल के वो जेल में दाखिल हो जाया करते थे और वहाँ पे सरकारी खाते पे वो खाना खाते रहते थे, वहाँ पे रहते थे। तो 5 मरतबा 5 मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर, मिशिगन अमेरिका की एक रियासत है, उसकी 5 मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर WH डेविस जो हैं उन्होंने इस तरह करके काफ़ी महीने, काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारा। तो अब जेलों का जो माहौल होता है वो आप जानती हैं कि वहाँ पे किस किस्म के लोग होते हैं। ज़िंदगी के उकताए हुए लोग होते हैं, मुश्किलात के मारे हुए लोग होते हैं, महरूमियों का शिकार लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर WH डेविस जो हैं उनको रहने का मौका मिला। वैसे जेलों से बाहर भी उन्होंने जो वक्त गुजारा वो भी इनकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त नहीं था। बड़ी गुर्बत और अफलास का, महरूमियों का, लोगों की मतलब तलख़ किस्म के जुमलों का सामना करके यानी ये बच्चा जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता जवान हो रहा था। तो WH डेविस की जो लाइफ़ है जैसे कि आपको समझ आ ही चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से भरी हुई है। तो इनकी जो लाइफ़ है इसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें इसकी पोइट्री के अंदर भी नज़र आती है।
आपने उर्दू में एक शायर का नाम सुना होगा एहसान दानिश, यानी उनको गरीबों का शायर कहा जाता है। यानी उनकी पोइट्री के अंदर ज़्यादातर जो मौज़ूआत हैं वो गरीबों से रिलेटेड हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप ये जो W.H. डेविस हैं, मेरे ख़्याल में आप इनको इंग्लिश लिटरेचर में गरीबों का शायर कह सकते हैं। यानी इनकी पोइट्री के अंदर भी आपको इंसानों की जो मुश्किलात हैं, जो महरूमियाँ हैं, जो गुर्बत और अफलास था उस ज़माने में, बेरोज़गारी की वजह से जो लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें आपको इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं अमेरिका के अंदर एक दफ़ा किसी ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए इनका पाँव फिसल गया था और ये नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी जो दाईं टांग थी उसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और उस हिस्से को बाद में काटना भी पड़ा था। यानी ये माज़ूर हो गया था और उसके बाद ये फिर वापस आ गया था इंग्लैंड में, और बाकी जो सारी ज़िंदगी है इसने वो इंग्लैंड के अंदर ही गुजारी और उसमें इसने मतलब ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो लिखने लिखाने में सर्व किया, और जो इसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस थे उन तमाम तजुर्बात को इसने मतलब अपनी तहरीरों के अंदर किसी ना किसी अंदाज में बयान किया। इनकी एक ऑटोबायोग्राफ़ी बड़ी मशहूर है, द ऑटोबायोग्राफ़ी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प। उसको पढ़ के हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मेरा ख़्याल है ये W.H. डेविस की लाइफ के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ये कुछ ज़रूरी था आपको इसके बारे में बताना। तो इसकी अगर आपको समझ आ चुकी है तो अब हम इसकी जो ये पोएम है द रेन, सबसे पहली जो पोएम है आपके कोर्स की, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो इसका टेक्स्ट पढ़ें, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली इसकी समझ आ जाएगी। ये देखिए मैं पहली लाइन ये स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, या आपके पास अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो उसको खोल के सामने रख लें तो मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखें पहली लाइन देखें कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। समझ लें कि शायर जो है इस पोएम को लिखते हुए, या जो एक मंज़र है, एक जो बैकग्राउंड है इस पोएम का, वो ये है कि शायर एक दरख्त के नीचे खड़ा है और बारिश हो रही है, और वो जो बारिश का मंज़र है उस दरख्त के नीचे खड़ा होके शायर उस मंज़र को देख रहा है, उसको एंजॉय भी कर रहा है, उस मंज़र को लेके कुछ मेडिटेट भी कर रहा है, कुछ सोच भी रहा है। उस मंज़र की एक ख़ास अहमियत है W.H. डेविस के लिए, उस अहमियत को लेके हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे, लेकिन पहले इस मंज़र को सारे को समझ लें। शायर एक दरख्त के नीचे खड़ा है, बारिश हो रही है, और वो कह रहा है कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ? उन पत्तों की आवाज़ सुनता हूँ जो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, उन पत्तों की आवाज़ जो क्या कर रही हैं? ड्रिंकिंग रेन, बारिश के पानी को पी रहे हैं। पत्ते बारिश का पानी पीते नहीं हैं। ये ड्रिंकिंग वाला जो लफ्ज़ है ये तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान पानी पीते हैं, पर्सन्स जो होते हैं वो पानी पीते हैं। ये शायरों के अंदर एक इस तरह की एक आदत, एक हैबिट आप देखेंगे कि वो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जो इंसान नहीं हैं उनको इस तरह से वो बयान करते हैं, या उनके बारे में बात इस तरह से करते हैं कि जैसे वो इंसान हो, वो इंसानों की तरह पानी पीती हैं, रोती हैं, इंसानों की तरह हंसती हैं, इंसानों की तरह चलती हैं, इंसानों की तरह महसूस करती हैं। यानी वो इंसान नहीं है वो चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को वो इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। उनके बारे में बात करते हुए वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो। इस चीज़ को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये कुछ टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है पोइट्री के अंदर जो इस्तेमाल होती है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। फ़िलहाल इस लाइन के अंदर आप जो पर्सोनिफिकेशन देख रही हैं, पर्सोनिफिकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको ज़रूर देख लेना, फिर आपको इस टर्म की समझ आ जाएगी। और ये जो पोएट्स होते हैं इनकी पोएट्री को समझने के लिए इन पोएट्स का जो बिहेवियर होता है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये सारी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है ये पोएट्स के बिहेवियर्स जो होते हैं उन्हीं को बयान कर रही होती है। तो वो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और दूसरी लाइन देखें कि आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं सुन रहा हूँ कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको शायर कह रहा है रिच लीव्स ऑन टॉप, सबसे ऊपर जो है रिच लीव, अमीर पत्ते। अब इसका अमीर कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो बारिश हो रही है वो चूँकि सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पत्तों पर पड़ रही है, इसलिए वो अमीर पत्ते हैं जी, ज़्यादा बारिश उनको मिल रही है। जैसे कि दुनिया में इंसानों में अमीर इंसान होते हैं, गरीब इंसान होते हैं। अमीर वो होते हैं जिनके पास वसाइल ज़्यादा होती हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है। गरीब वो होते हैं जिनके पास वसाइल थोड़े होते हैं, आमदनी थोड़ी होती है। तो शायर बिल्कुल इसी तरह से जो पत्ते हैं इन पत्तों को रिच लीव्स कह रहा है, अमीर पत्ते।
पत्ते, अब अमीर तो इंसान ही होते हैं, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है, यानी ऊपर वाले पत्तों को रिच लीव्स कहा जा रहा है। अमीर पत्तों को भी मैं सुन रहा हूँ कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं और गिविंग द पुअर बीनीथ, और वो जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। यानी ऊपर वाले जो पत्ते हैं जब वो अच्छी तरह से भीग जाते हैं, सैराब हो जाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है बारिश का वो फिर नीचे वाले पत्तों पर गिरता है। लेकिन नीचे वाले पत्तों पर वो डायरेक्ट नहीं गिरता, एक एक ड्रॉप करके, एक एक कतरा करके गिरता है। तो वो ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को पानी ऐसे दे रहे हैं, एक एक ड्रॉप करके, एक एक कतरा करके। तो इस पूरे मंज़र को सिंबॉलिकली कुछ लोग इंटरप्रेट इसी तरह से करते हैं कि जैसे दुनिया में अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों को उजरत देते हैं, मजदूरी देते हैं, काम उनसे लेते हैं, लेकिन उनके काम का जो मुआवजा उनको दिया जाता है वो बहुत थोड़ा होता है। यानी ऊपर वाले पत्ते आप समझ लें जैसे कि अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की एक अलामत है। नीचे वाले जो पत्ते हैं वो गरीब लोग हैं, मतलब गरीब लोगों की एक अलामत है। ये जो नीचे वाले पुअर लीव्स हैं, ये जो अलामत होती हैं, सिंबोलिज़म इसको टेक्निकली कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको भी ज़रूर देखना ताकि आपको इस टर्म की भी समझ आ जाए। क्योंकि बकिया जो हमने पोइम्स पढ़नी है वहाँ पे बार बार इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो इनको अभी से आप क्लियर करके चलेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इंग्लिश पोइट्री को समझ सकेंगे। जैसे गुलाब का फूल होता है, उसको हम कहते हैं कि ये मोहब्बत का सिंबल है। तराजू होता है, उसको हम कहते हैं कि एक इंसाफ का सिंबल है, जस्टिस की अलामत है। इसी तरह जो कबूतर होता है, डव जो फाख्ता होती है, उसको हम कह देते हैं कि वो अमन की, पीस की अलामत है। यानी बाज़ औक़ात हम किसी बात को अल्फाज में बयान करने की बजाय उस बात के लिए, उस कॉन्सेप्ट और उस तसव्वुर के लिए हम कुछ अलामात इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और उन चीज़ों को फिर सिंबल्स कहा जाता है। आपने अदालत में आप जाएँ तो वहाँ पे वो तराजू लटका होता है या किसी तराजू की एक बड़ी तस्वीर वहाँ पे लगी होती है। तो अब वहाँ पे जो तराजू लगा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई करियाने की दुकान है, यहाँ पे चीज़ें डाल के बेचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तराजू वहाँ पे लटकाने का मकसद ये है कि वो एक अलामत है, वो जस्टिस की अलामत है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, जिस इमारत में आप आ गए हैं, यहाँ पे जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है, यहाँ पे दोनों पलड़ों को बराबर रखा जाता है। तो वो जो तराजू वहाँ मौजूद होता है वो असल में अलामत होता है जस्टिस की। वो जज साहब के टेबल पर भी बाज़ औक़ात वो पड़ा होता है, तो वो मतलब जज साहब वहाँ पे कुछ चीज़ें डाल डाल के नहीं बेच रहे होते, वो एक अलामत के तौर पे वहाँ पे मौजूद होता है कि ये जो पीछे शख्स बैठा है ये इंसाफ करेगा, ये दोनों पलड़ों को बराबर रखेगा। तो इसी तरह से ये जो अमन के लिए लोग जुलूस निकालते हैं, तो वहाँ पे वो प्लेकार्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं, उसके ऊपर फाख्ता की तस्वीर बनी होती है, तो वो अमन की बात कर रहे होती हैं। अमन, शांति जो होती है, पीस जो होता है, इसका वो मुतालबा कर रहे होते हैं। वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, बदअमनी के ख़िलाफ़ वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो फाख्ता की तस्वीर उन्होंने उठाई होती हैं वो असल में पीस की, शांति की अलामत होती हैं। तो इस तरह बेशुमार अलामतें हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उन अलामात को हम बाज़ औक़ात अल्फाज के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो एक अलामत, मतलब एक बात जिसको हम कोई हज़ार अल्फाज यूज़ करके शायद नहीं ना सही तरह से कह सकें, उस एक बात को हम एक सिंबल यूज़ करके मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं। तो ये मकसद होता है इलामात का। बहरहाल आप इस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है इसको ज़रूर देखना, और आपको सिंबलिज़म के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाले पत्ते सिंबल हैं, अलामत हैं, किस चीज़ की अलामत है? अमीर लोगों की। नीचे वाले जो पत्ते हैं ये अलामत है गरीब लोगों की। तो ऊपर वाले पत्ते गरीब लोगों को, नीचे वाले पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके बारिश का पानी मुंतकिल कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी का मालिक है, अरबों रुपया उसकी कंपनी कमाती है, लेकिन वो अपनी कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो, उनको जो मुलाज़म है वहाँ पे उनको तनख्वाह कितनी देता है? 20,000, 25,000, 30,000 रुपया पर मंथ। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, जो कंपनी का मालिक है वो तो अरबों में खेल रहा है, लेकिन उसके नीचे कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं उनको जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत थोड़ा है। वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, वो जो मुलाजमीन है वो नुमाइंदे हैं मुआशरे के गरीब तबके की। जो कंपनी का मालिक है वो अलामत है मुआशरे के अमीर तबके की। वो आप ऐसे समझ लें जैसे ऊपर वाला पत्ता है, और जो मुलाजमीन है वो ऐसे समझ लें जैसे कोई नीचे वाले पत्ते हैं, तो उनको मिल रहा है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप।
इसी तरह से एक फैक्ट्री का जो मालिक है, फैक्ट्री करोड़ों रुपया कमाती है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनको जो मुआवज़ा मिलता है वो आप समझते हैं कि कितना होता है। तो वो भी ऐसे ही है जैसे कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ज़्यादा जो कमाई है वो फैक्ट्री का जो ऑनर है उसकी जेबों में जा रही है, उसके अकाउंट में जा रही है। लेकिन जो मज़दूर हैं बेचारे, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इतना मिल रहा है कि बस उनका सांस चलता रहे, 2 वक़्त की उनको रोटी मिलती रहे। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला सकते, वो अच्छा खाना नहीं खिला सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते, अच्छी ट्रांसपोर्ट में वो सफ़र नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो गरीब लोग हैं, पिसा हुआ जो तबका है, ये नीचे वाले जो पत्ते हैं, ये इनकी अलामत हैं। और इसी तरह से ये जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े वडेरे, बहुत बड़े बड़े जो जागीरदार होते हैं, वो अपनी ज़मीनों पे काम करने वाले जो मुज़ारे होते हैं, उनको वो कितना मुआवजा देते हैं। अब ज़मीन में मट्टी के साथ मट्टी होके काम तो वो मुज़ारे करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत की ज़्यादातर जो कमाई है वो किसी और के खाते में चली जाती है। और वो जो मुज़ारे हैं उनको इतना मिलता है कि बस वो काम करते रहें, काम करने के काबिल रहें, उनका सांस चलता रहे। तो बहुत थोड़ी उजरत जो है वो उनको उनकी मेहनत की दी जाती है। तो इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, इसको इस्तेहसाल कहते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम जो है ये शायद हमेशा से रहा है और ये अभी भी चल रहा है। यानी जो अमीर लोग हैं जिनकी तादाद थोड़ी होगी, लेकिन वो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मेहनत कोई और करता है, उसकी कमाई कोई और खाता है। यानी बात अब कहने का मकसद ये नहीं है कि वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो फैक्ट्री अपनी मज़दूरों के नाम लगवा दे, या वो जो ज़मीनों का मालिक है वो अपनी ज़मीनें मुज़ारे जो हैं उनमें तकसीम कर दे, और जो कंपनी का मालिक है वो मुलाज़मीन को अपनी कंपनी उनके नाम लगा दे। ऐसी बात नहीं हो रही, ऐसा मुतालबा नहीं हो रहा। बात सिर्फ ये की जाती है कि जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कम से कम उनकी जो मेहनत है उसका मुआवजा, उसकी उजरत उनको इतनी दी जाए कि वो भी अपनी ज़िंदगी की जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो उनको अच्छे तरीके के साथ पूरा कर सकें। लेकिन ऐसा कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ के अंदर जो सरमायादाराना जो मुआशरे होते हैं उनमें फ़िलहाल तो ये कहीं पर भी देखने में नहीं आता। ये एक लंबी बहस है। बहरहाल हम चूँकि फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में इस चीज़ को पढ़ रही हैं, तो मेरा ख़्याल है इतनी बात समझ लेना आप लोगों के लिए फ़िलहाल काफ़ी है कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं ये अलामत हैं अमीर लोगों की, नीचे वाले जो पत्ते हैं ये अलामत हैं गरीब लोगों की, और जो बारिश बरस रही है वो अलामत है दुनिया के वसाइल की, दुनिया के रिसोर्सेज़ की। और ये जो ऊपर वाले पत्तों पे बारिश पड़ रही है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जो अमीर लोग हैं ज़्यादा वसाइल उनके पास हैं, उनका एक तरह से दुनिया के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है। वो जो वसाइल हैं दुनिया के वो उनके हाथ से हो के नीचे वाले जो गरीब पत्ते हैं, गरीब लोग हैं दुनिया के, उन तक पहुंचते हैं। और उन तक पहुंचते हुए वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप बहुत थोड़े रह जाते हैं। उन गरीब लोगों को जो उनकी जो अर्निंग है, जो उनके पास वसाइल पहुंचते हैं, उनकी जो मिकदार है वो इतनी कलील है कि इसके अंदर उनको अपनी जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं इनको पूरा करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो ये चीज़ W.H. डेविस की तरह का जो इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों में गुजारी, ये ख़ुद इसने इस तरह की गुर्बत और अफलास का सामना किया, तो इस तरह के बंदे से बेहतर इस चीज़ को कौन समझ सकता है कि गरीब लोगों के क्या मसाइल होती हैं। तो बहरहाल शायर इस पूरे मंज़र को एक अलामती अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा है। वैसे वो ख़ुद तो नहीं कह रहा कि मैं ऊपर वाले पत्तों को अमीर पत्ते कह रहा हूँ, अमीर लोग समझ रहा हूँ, नीचे वाले पत्तों को गरीब लोग समझ रहा हूँ। शायर ख़ुद इस तरह की बात नहीं करते। ये इंटरप्रेट करने वाले जो लोग होते हैं, बाद में जो तशरीह करने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को उन लाइन्स में से अख़ज़ करती हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये नज़म बिल्कुल एक सिंपल एक मंज़र है बारिश का, बस उसको शायर ने बयान किया है, बिल्कुल सादा सी नज़म है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा जब इन डेप्थ जाते हैं, बिटवीन द लाइन्स जाके पढ़ते हैं, तो वो फिर इस तरह की इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, इस तरह की जो वजाहतें और तशरीहात होती हैं, वो इनको निकाल के लेके आते हैं। तो बहरहाल हम भी इसी अंदाज़ में इसको पढ़ रहे हैं, सिम्बॉलिकली ही पढ़ रहे हैं कि शायर जो कह रहा है असल में कहना वो ये नहीं चाहता। इस चीज़ के पीछे कोई और चीज़ है, इस बात के पीछे एक और बात है जिसकी तरफ शायर जो है वो इशारा कर रहा है। तो हम उसी बात को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पहली 4 लाइन्स एक दफ़ा दोबारा इनको देख लें कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुन रहा हूँ बारिश के
पत्तों की आवाज़, और वो पत्ते क्या कर रहे हैं, बारिश के पानी को पी रही हैं। और आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, जो अमीर पत्ते हैं, मैं उनकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, उनके ऊपर भी जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो नीचे वाले पत्तों को जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप दे रहे हैं, एक एक कतरा करके पानी जो नीचे वाले पत्तों पे गिर रहा है, उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है। और इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हियर, ये जो आवाज़ है ये सुनने में बड़ी सुरीली लगती है, बड़ा इसमें एक म्यूज़िक है, एक मौसीकियत है इसके अंदर। और दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी मैं नीचे खड़ा हूँ और ये मेरे करीब ही जो पत्ते हैं, जो नीचे वाले पत्ते हैं, इनके ऊपर आके जब एक एक कतरा गिरता है तो जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ बड़ी स्वीट है, बड़ी सुरीली है, और इस आवाज़ को सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी ये आप ऐसे इसको इंटरप्रेट कर लें कि जो गरीब लोग हैं इनको खाने के लिए कुछ तो मिल ही रहा है, जो मतलब इनकी रोज़ी रोटी थोड़ी बहुत, गरीबों के बच्चों को खाना खाते हुए देखना ये एक अच्छा मंज़र है। गरीब लोगों को जो चंद पैसे मिल रहे हैं, उनका जो मुआवज़ा चलो जितना भी मिल रहा है, इस मंज़र को देखना भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो आवाज़ है ये मुझे बड़ी सुरीली लग रही है। तो यहाँ पे इसका पहला जो स्टैंज़ा है ये ख़त्म होता है 6 लाइन्स का। ये एक स्टैंज़ा है, इसको सेस्टेट इंग्लिश में कह देते हैं, सेस्टेट 6 लाइन्स का जो स्टैंज़ा होता है उसको कह देते हैं। 4 लाइन्स का जो होता है उसको क्वार्टरेन कह देते हैं। 2 लाइन्स वाला जो होता है उसको कपलेट कह देते हैं। आप इस सेस्टेट को एक क्वार्टरेन और एक कपलेट भी कह सकते हैं, यानी पहली जो 4 लाइन्स हैं ये क्वार्टरेन है और आखिरी जो 2 लाइन्स हैं ये एक कपलेट है। लेकिन आमतौर पे स्टैंज़ा की डेफिनेशन ये होती है कि उसके अंदर एक सिंगल थॉट होता है, पूरे स्टैंज़ा के अंदर एक बात होती है। तो यहाँ पे आके बात चूँकि मुकम्मल हुई है, हम इस पूरे को एक स्टैंज़ा ही समझेंगे, और ये एक सेस्टेट है, 6 लाइन्स का ये एक स्टैंज़ा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो समझ आ ही चुकी है। बाकी इसके ऊपर बात करते जाएँ, जितना मर्ज़ी इसकी जो परतें हैं उनको हटाने की कोशिश करते जाएँ, नई नई चीज़ें सामने आती जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी है। अब दूसरे स्टैंज़ा के ऊपर आप आ जाएँ और देखें कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज तुलू होगा। अब सूरज तुलू होता है तो क्या होता है, धूप निकलती है, और ये जो धूप है इस धूप को आप सिंबॉलिकली ले लें, ये धूप है मसावात की धूप, ये इक्वालिटी की धूप है, बराबरी की धूप है। यानी ये एक ऐसी अलामत है कि जब सूरज तुलू होगा तो क्या होगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मेहनत कोई कर रहा है उसकी कमाई कोई खा रहा है, ये जो जुल्म और ज़्यादती का एनवायरनमेंट है ये सूरज के तुलू होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और वो जो सूरज की धूप होगी वो मसावात और बराबरी की धूप होगी, और वो हर जगह पे फैल जाएगी। देखिए आगे, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, यानी जब सूरज तुलू होगा इस बारिश के रुकने के बाद तो क्या होगा, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक बहुत ही तेज़ जो रोशनी होगी, वेरी ल्यूमिनस किस्म की, ऐसी तेज़ रोशनी, चकाचौंध वाली जो रोशनी होगी वो क्या करेगी, फिल कर देगी, भर देगी। किस चीज़ को भर देगी, ईच डार्क, हर अंधेरे को, राउंड ड्रॉप, जो इन बारिश के कतरों के इर्द गिर्द फैला हुआ है। या आप ऐसे कह लें कि जो बारिश के कतरे हैं, जो चूँकि आसमान पे बादल छाए हुए हैं, अंधेरा सा है, ये सारे जो ड्रॉप्स हैं ये तारीक लग रहे हैं, इनमें अंधेरा सा महसूस हो रहा है, ये रोशन नहीं है। लेकिन वो जो सूरज तुलू होने के बाद रोशनी निकलेगी, रोशनी जो हर तरफ फैल जाएगी, वो इन तमाम ड्रॉप्स के अंदर एक चमक पैदा होगी। जैसे बारिश ख़त्म होने के बाद जब सूरज निकलता है तो वो जो धूप होती है, वो बारिश के बाद की जो धूप होती है बड़ी तेज़ होती है, तो वो जो पानी जहाँ जहाँ पे खड़ा होता है वो ड्रॉप्स वगैरह वो सूरज की रोशनी की वजह से वो फिर चमकते हैं, बड़ी आबोताब के साथ चमकते हैं। और वो जो हर ड्रॉप होता है उसके अंदर सूरज ही नज़र आ रहा होता है, पूरा सूरज हर पानी के कतरे के अंदर दिखाई दे रहा होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त एक मंज़र होता है। तो वो कहता है कि ऐसा जो मंज़र है ये बहुत जल्द तुलू होने वाला है, ये बारिश हो रही है लेकिन ये बारिश रुक जाएगी,
ये जो जुल्म और ज़्यादती का जो माहौल है, शायर होपफुल है, उसको उम्मीद है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, इसने एक ना एक दिन चेंज होना है। जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया जो है ये आगे को बढ़ती है, इंसान जो है ये सीखते हैं और अपने तजुर्बात से ये दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जो जुल्म और ज़्यादती वाला माहौल है ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाएगी, इंसानों को इंसानों का एहसास, इंसानों के अंदर इंसानों के लिए हमदर्दी जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और वो जो दिन होगा, वो जो मंज़र होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। देखिए, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज जब चमकेगा पूरी आबोताब के साथ चमकेगा और इट विल बी अ लवली साइट। ये शायरी की ये इस तरह की डिमांड होती है बाज़-औक़ात कि शायर लोग पूरा वर्ड नहीं लिखते, इट विल नहीं लिखा हुआ, ये टी से पहले आप देखें एपोस्ट्रोफ़ी आई हुई है और ये जो एपोस्ट्रोफ़ी होती है वहाँ पे आती है जहाँ पर किसी लेटर को, किसी साउंड को हज़फ़ कर दिया जाता है। तो ये इस एपोस्ट्रोफ़ी का मतलब ये है कि टी से पहले भी एक लेटर है और वो लेटर आप अपनी कॉमन सेंस, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आई ही होगा। तो ये इट विल पूरा होगा, इट विल। तो ये शायर लोग बाज़-औक़ात तो अपनी इसकी जो बहर होती है उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनको जब वो मतलब पूरा कर रहे होते हैं तो इस तरह कुछ अल्फाज को वो मुख्तसर कर देते हैं। तो इट विल बी अ लवली साइट, आप इट विल बी अ लवली साइट ऐसे पढ़ लें, इट विल बी अ लवली साइट, इसकी मतलब पूरा जुमला कुछ इस तरह से है। तो वो जो मंज़र होगा वो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होगा, बड़ा ज़बरदस्त वो नज़ारा होगा और उस नज़ारे को हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे और वो नज़ारा वो ऐसा होगा कि इस दुनिया के अंदर मसावात आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, वो जो धूप होगी वो हर अंधेरे को ख़त्म कर देगी, हर तरफ रोशनी होगी, बराबरी की रोशनी होगी। गरीब लोग जो हैं वो भी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं उनको एंजॉय करेंगे, उनके पास भी इतने वसाइल आ जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के साथ साथ जो आसाइशें होती हैं उनका हुसूल भी उनके लिए मुमकिन हो चुका होगा। तो इस तरह करके ये दूसरा स्टैंज़ा, ये भी 6 लाइन्स का ही एक स्टैंज़ा है। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो गई है और ये चूँकि आप लोगों ने एक मरतबा ऑलरेडी पढ़ी हुई है मैट्रिक में, तो मेरा ख़्याल है इसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। ये बज़ाहिर देखने में तो बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। इसके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो घंटों बात कर सकते हैं। यानी इतनी कम्प्लेक्स इसकी जो परतें हैं इनको हटाना शुरू करें, इसको इंटरप्रेट करना शुरू करें तो बहुत लंबी इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस लेवल पे बस ये काफ़ी है, आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें और ये एक अच्छी शायरी की पहचान होती है। ये जो W.H. डेविस हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा नाम है। एक अच्छी शायरी की यही पहचान होती है कि वो मल्टी लेयर्ड होती है, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। तो ये भी एक ऐसी ही पोएम है, तो इसको आप बार बार पढ़ के इसको और अच्छी तरह से क्लियर कर सकती हैं। तो आपने कोई भी पोएम जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़नी है, हर पोएम को पढ़ने के बाद आपने 4 चीज़ों को टारगेट करना है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी 4 चीज़ें आपने हर पोएम की तैयार करनी है। उनमें से एक तो होता है स्टेंजा, उसका मतलब कोई भी आपके पेपर में लाइंस आएंगी किसी भी पोएम में से, उन लाइंस को लेके आपने पहले तो उनको बता देना है कि ये किस पोएम की लाइंस हैं, इसके पोएट का क्या नाम है, और उसके बाद फिर उन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और उसमें बताना होता है कि शायर जो है वो क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसको मतलब एक तरह से आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में एक अलहदा वीडियो बना के कुछ चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँ, कुछ टिप्स आपको दूंगा, तो वो मतलब आप इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उनमें एक है कि आपने कोई भी पोएम पढ़े तो उसकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है MCQs वाला। उसमें ये होता है कि आपको आप मतलब जो भी पोएम्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे इस पोएम में से अब आपसे क्या पूछेंगे, मेरा इतनी ख्याल को इसमें को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। यही बना सकते हैं कि हु इज़ ड्रिंकिंग रेन, यानी कौन बारिश पी रहा है, तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप लीव्स इसका आंसर हो गया। इसके बाद द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटन्ड बाई, ये जो ड्रॉप्स हैं ये किस चीज़ के साथ ये चमक जाएंगे,
तो इसके आंसर में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप सनशाइन, धूप जो निकलेगी सूरज के तुलू होने के बाद, ये इसका सही आंसर होगा। और हाउ वुड बी द सीन आफ्टर रेन, कैसा मंजर होगा बारिश के बाद का, शायर ने इस बारे में क्या बताया है, कौन सा लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। तो लवली ये वर्ड शायर ने अपनी पोएम के अंदर यूज़ किया है। तो ये बारिश के बाद का जो मंजर होगा वो इस तरह का होगा। पोएम्स में कोई इतनी ज़्यादा, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको कोई अलहदा से बैठ के याद करें। पोएम अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, तो बस ये ऑटोमेटिकली ये तैयार हो जाता है। ये 5 नंबर में ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के मतलब जनरल नॉलेज जो आपने कोर्स अपना पढ़ा है उससे रिलेटेड जो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे इन क्वेश्चंस में पूछी जाती है। और एमसीक्यूज़ होते हैं, मारूजी वाला ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है उसमें ये 5 क्वेश्चंस इस चीज़ के शामिल होते हैं। तो ये आप इस पोएम में से बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने पोएम्स को पढ़ने के बाद तैयार करना होती है वो होते हैं उसके सिनोनिम्स। और पोएम्स भी चूँकि हमारे कोर्स में बिल्कुल सिंपल सी पोएम है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, इनके अंदर भी कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे कि मतलब वो सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको अहम कह सकें। सिनोनिम्स आप समझते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज को कहते हैं, यानी आपको एक जुमला दिया जाता है, उसमें एक वर्ड जो उसको अंडरलाइन किया होता है, हाईलाइट किया होता है, और नीचे फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, और आपको कहा जाता है कि ये जो हाईलाइट किया गया वर्ड है इसका सिनोनिम बताएं, जो नीचे वाले 4 हैं। तो सिनोनिम से मुराद यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो उस लफ्ज़ के जो हाईलाइट किया गया उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, यानी उसका मुतरादफ, यानी उसका मानी वही हो जो उस हाईलाइट किए गए वर्ड का मानी है, तो इसको सिनोनिम कह देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल 10 आते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसमें जो सिनोनिम्स होंगे वो कुछ उनमें से बुक 1 से भी आएंगे, ये जो प्लेस वाला पोर्शन है उसमें से भी आएंगे, पोएम्स में से भी आएंगे, लेकिन पोएम्स में कोई इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। अब इस पोएम को ही देख लें, इसमें कोई मुश्किल वर्ड्स मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है, लेकिन फिर भी एक बीनीथ देख लें, एक लफ्ज़ है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, एक बिलो होता है, एक अंडर होता है, एक अंडरनीथ होता है, ये आप ज़हन में रखना। और एक वर्ड इस पोएम के अंदर आया वंडरस, और इसी तरह से एक लफ्ज़ इसमें आया है लवली, ये प्लेजेंट है, यानी खूबसूरत चीज़ को कह देते हैं, खुशगवार को भी कह देते हैं, ब्यूटीफुल, प्रीटी, चार्मिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसके अलावा तो कोई ऐसा मुश्किल वर्ड इस पोएम के अंदर मौजूद नहीं है, तो इनको आप देख लेना। आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक होगी तो उसमें उन्होंने सेट बनाए होते हैं, लेकिन वो जो सेट्स होते हैं उनके अंदर ऐसे गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें काम के बस यही को 2, 4, 5 ही होते हैं। पोएम्स की अगर हम बात करें तो उनको आप एक नज़र देख लें, ये जो मैंने आपको बता दिए हैं मेरा ख्याल है बस ये काफ़ी हैं। और इसके बाद चौथी चीज़, यानी पहले नंबर पे तो स्टैंज़ा, दूसरे नंबर पे आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, और तीसरे नंबर पे सिनोनिम्स, और चौथे नंबर पे जो आपने पोएम्स में जो चीज़ तैयार करना होती है वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस अब देखें, अगर पोएम आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी आपको को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ती। आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये ख़ुद भी बना सकती हैं। थोड़ा आप कॉन्फिडेंस का मुज़ाहरा करें, थोड़े इंग्लिश में जुमले बनाने की प्रैक्टिस करें, तो ये आंसर लिखना कोई मुश्किल नहीं होता, बात की आम तौर पे समझ आ ही जाती है। प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को ये फेस करना होता है कि उन्होंने चूँकि आंसर इंग्लिश में लिखना होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने बता देता हूँ इस पोएम में से किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो एक नज़र देखें कि पहला है हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड। अब आपसे ये पूछेंगे कि बारिश का जो दिन है इसको कैसे एंजॉय किया जा सकता है, तो इसके आंसर में आप अपनी कुछ तजावीज़ दें। आप खुद सोच के कि बारिश के दिन में वी कैन प्लान अ पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑन अ बीच, ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कहीं पे भी जाके हम एक पिकनिक अरेंज कर सकते हैं दोस्तों के साथ। मतलब हम बारिश का जो म्यूज़िक है घर में, घर की छत पे खड़े होकर उस म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। वो जो आवाज़ होती है बारिश की, हम खुद बारिश में नहा के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो भी बारिश के दिन को एंजॉय करने के लिए आपके जहन में कुछ चीज़ें आ रही हैं, आप उनको इसके आंसर में लिख सकते हैं। ये चूँकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 लाइंस के अंदर इसका आंसर लिख देना काफ़ी होता है। आप गलती ना करें, स्पेलिंग की गलती ना करें, ग्रामर की गलती ना करें, तो पेपर मार्क करने वाला आपको 2 नंबर पूरे भी दे देता है। लेकिन अगर उसमें कोई 1-2 गलतियाँ हो जाएँ तो फिर आपके नंबर कटना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग 1.5 नंबर दे देते हैं, कुछ लोग 1-2 गलतियाँ हो जाएँ तो पूरा 1 नंबर ही काट लेते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की सा होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि एक अच्छा आंसर लिखें और उसमें गलतियाँ
गलतियाँ ना हों। बहरहाल आंसर बाज़ औक़ात थोड़ा रेलेवेंट नहीं भी है, इस पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन गलतियाँ जो होती हैं लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें जो गलतियाँ हैं ग्रामर की या स्पेलिंग की इनको कोई भी माफ़ नहीं करता, तो इससे आप ज़रूर मतलब अवॉइड करें। और दूसरा क्वेश्चन देखें कि हाउ डज़ द रेन फॉल ऑन द पुअर लीव्स, जो नीचे वाले गरीब पत्ते हैं इनके ऊपर बारिश कैसे गिरती है। तो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप उसने वर्ड यूज़ किया है, तो इस तरह करके आप बताएं कि कैसे ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो अच्छी तरह से सैराब होते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एक एक ड्रॉप करके नीचे वाले पत्तों पे गिरता है। तो ये जो सारा मंजर है ये एक सिंबॉलिक है कि जैसे अमीर लोग जो हैं दुनिया के वसाइल के ऊपर जिनका कब्ज़ा है, वो लोग जैसे गरीब लोगों को जिनसे वो काम लेते हैं, जिनसे वो मज़दूरी करवाते हैं, उन लोगों को जैसे कि वो उजरत देते हैं। ये सारा मंज़र उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये आपने इसमें लिखना है। और व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, ये अमीर पत्ते और गरीब पत्ते ये किस चीज़ की ये अलामत हैं। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम को हम अलामती तौर पे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपके सामने ये सारी इसको मेरा ख्याल है अच्छी तरह से एलेबोरेट कर दिया है और आपको समझ आ ही चुकी है कि इसकी जो अलामती अहमियत है इस पोएम की वो क्या है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इमेजेस हैं, ये सारे सिंबॉलिक हैं। यानी एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ, जो बारिश है ये रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की जो वेल्थ है, दौलत जो है, ये उसकी अलामत है। रिच लीव्स, ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो अलामत है रिच पीपल, दुनिया के अमीर लोगों की। और जो नीचे वाले पुअर लीव्स हैं ये अलामत है दुनिया के गरीब लोगों की। और जो बाद में सूरज तुलू होगा और उसके बाद जो सूरज की धूप होगी वो अलामत है इक्वालिटी की, मसावात की, जस्टिस की, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली जो है वो हर तरफ फैल जाएगी। वो जो धूप है वो इस तरह की चीज़ों की अलामत है। तो ये सारी पोएम जो है ये चूँकि सिंबॉलिक है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं तो वो आप इस आंसर के अंदर लिखेंगे। और चौथे नंबर पे है कि हाउ डज़ द सीनरी लुक आफ्टर रेन, बारिश के बाद का मंजर कैसा होगा। या व्हाट विल बी द सीन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाएगी तो फिर उसके बाद का मंजर कैसा होगा। तो वो शायर ने तो कहा इट विल बी अ लवली साइट। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद 4-5 जुमलों के अंदर इस बात को बताने की कोशिश करें कि जब बारिश रुकती है तो उसके बाद का मंजर कैसा होता है। और 5वें नंबर पे है कि राइट डाउन द मेन आइडिया या थीम ऑफ द पोएम। तो सारी जो पोएम है इसके पीछे साफ ज़ाहिर है शायर लोग जो भी बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो वो मकसद क्या है, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा थीम है, मेन आइडिया कौन सा है जो पोएट के जहन में है जिसको लेके उसने इस पोएम को लिखा है। तो वो मेन आइडिया, जब इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसका एक तरह से मेन आइडिया ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन वाला, ये मिलते जुलते ही हैं। इनके आंसर्स जो हैं वो आपको लगेगा कि एक ही तरह के हैं, तो वो आप बना सकते हैं। आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो वहाँ पे इनके आंसर्स दिए गए होते हैं, आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ख़ुद अपने जुमले बना के लिखेंगे तो आपको बहुत सारी जो एफ़र्ट है, बहुत सारी जो फटीग है, ये रट्टे रुट्टे मारने वाली, आप इससे बच जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और पूछा जा सकता है। बनाने को तो हम इसके कई और क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा यूज़लेस चीज़ों की बजाय यूज़फुल जो चीज़ें हैं, यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये वाले आप तैयार कर लें। आपके पेपर्स में अगर को पूछा जाएगा इस पोएम में से क्वेश्चन तो वो इन्हीं में से होगा। बाज़ औक़ात पेपर में स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, इनमें जो स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हैं हो सकता है इनमें से कोई भी पेपर में ना आए, लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन भी डिफरेंट है, आंसर सेम ही होता है। यानी एक बात को पूछने के कई तरीके होते हैं, 2 + 2 4, 5 - 3 ये भी 4, 1 + 3 ये भी 4, 6 - 2 ये भी 4, मतलब एक ही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें पूछने का अंदाज़, स्टेटमेंट का थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन आंसर सेम ही होता है। तो ये 5 अगर आप तैयार कर लेते हैं, इनमें जो आंसर्स आपने तैयार किए होंगे वो इतना डेटा आपके पास होगा कि कोई भी क्वेश्चन इस पोएम में से पूछा जा सके, आप उसका आंसर लिख सकेंगे। तो ये चौथी चीज़ जो आपने पोएम्स को पढ़ने के बाद तैयार करना होती है वो ये वाली होती है। तो इस तरह करके आपकी जो पहली
पहली पोएम है दी रेन, इसको हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ लिया। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है क्योंकि पोएम ही कुछ इस तरह की थी, सिंबॉलिक थी, मेटाफोरिकल इसका स्टाइल था, तो उसको इंटरप्रेट करते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी तरह से बात की समझ आ चुकी होगी। अब अगली जो वीडियो है उसमें जो दूसरी पोएम है, पोएम नंबर 2 नाइट मेल, जिसका टाइटल है W.H. ऑर्डन की लिखी हुई, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।